या इम्पल्सिव फोर्स हम किसके लिए यूज करते हैं? इम्पल्सिव फोर्स वो होता है जो एक लार्ज फोर्स बड़े थोड़े से टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। जैसे आपने सड़क पर चलने के लिए, सड़क क्रॉस करने के लिए आगे बढ़े, पैर रखा और आपकी नजर कहाँ है? अपने मोबाइल पे। एक मोटरसाइकिल आई और आपके पैर के ऊपर से चली गई, तो पैर पर फोर्स लगा पर ज्यादा कुछ खराब नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स का टाइम बहुत कम है। हाँ, अगर आगे उसके ऊपर खड़ी हो जाती और ज्यादा देर के लिए फोर्स लगता है तो ज्यादा नुकसान होता। ऐसा फोर्स जो लार्ज तो है पर थोड़े टाइम के लिए लगता है, उसको हम क्या कहेंगे? इम्पल्सिव फोर्स। ए लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। इसका एप्रोप्रिएट एग्जांपल है कि हमने दीवार पर नेल लगाने के लिए, कीला लगाने के लिए ऐसे रखा और हैमर से उसको हिट किया। जब हम उसको हैमर से हिट करते हैं तो हैमर जाकर उसको टच होती है, दबाती है, छोड़ती है। कितना टाइम मिलता है? वेरी स्मॉल टाइम्स, बट द फोर्स इज वेरी लार्ज। Such forces which are applied for a very small time, the magnitude of force will be very large. Then these forces are known as impulsive forces. तो impulse से क्या चीज हुई है? Small time. ठीक है? अच्छा, ये जो impulsive force होते हैं, इसकी कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती है वो हम लोग थोड़ा सा आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस फोर्स का ग्राफ देंगे, टाइम और फोर्स। जैसे मोटरसाइकिल का चक्का हमारे पैर के अंगूठे के ऊपर चढ़ा और निकल गया स्पीड से। उसको अगर आप बहुत छोटे से टाइम में बारीकी से देखेंगे तो पहले चक्का ऐसे आया, अभी फोर्स पूरा नहीं लगा, अब पूरा लगा, फिर थोड़ा कम हुआ और उसके बाद निकल गया। तो फोर्स क्या पूरे टाइम तक एक जैसा था कि पहले कम, फिर ज्यादा, फिर कम होते होते जीरो हो गया, निकल गया? ये वाले फोर्स का अगर हम टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे तो फोर्स हाइट से दिखा रहे, तो पहले हाइट कम फोर्स, फिर ज्यादा फोर्स हुआ, फिर फोर्स कम हुआ, फिर जीरो। दिस इज ए स्मॉल टाइम t। कितनी देर तक ये फोर्स बना रहा? ये फोर्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है उस फोर्स की जो कब थी? जब वो सेंटर में था। ठीक है? अब ये फोर्स टाइम, तो ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? इम्पल्सिव फोर्स। ये इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू हम कितनी मानेंगे? अगर हम ये बोलेंगे कि हमने कीले पर फोर्स लगाया, मोटरसाइकिल ने हमारे पैर पर फोर्स लगाया, कितना? क्या जितना फोर्स लगाया इतनी देर तक तो लगाया, पर यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम थी, यहाँ फोर्स की वैल्यू और ज्यादा, यहाँ फोर्स की वैल्यू और ज्यादा, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा टाइम तक इतना फोर्स लगा हुआ था। दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम टाइम का फोर्स तो लगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स तो लगा। हमने कीले को मारा, कीला अंदर चला गया क्योंकि फोर्स लगा, इस फोर्स के कारण अंदर गया, इतने फोर्स तो नहीं करता। एनीवे, तो इम्पल्सिव फोर्स की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज होती है। अगर वैल्यू लगातार चेंज होती है तो हमने इसका तरीका ये बनाया कि इम्पल्सिव फोर्स के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स। अब एवरेज फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला हमने क्या बनाया कि यहाँ पर एवरेज फोर्स इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ये फोर्स इस टाइम के हमने छोटे छोटे टुकड़े और कर दिए। ये छोटा सा टाइम, ये वाला, ये टाइम है dt। इस dt टाइम में ये फोर्स और टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इंपल्स को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। इंपल्स इज इफेक्ट ऑफ
force. Impulse is effect of force for a very small time. कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? I is equal to force multiplied by time. Force multiplied by time. ये हमको क्या देगा? Impulse. Impulse I is equal to force multiplied by time. ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर impulse is equal to force into time होगा तो बताइए इसका यूनिट क्या होगा? F into T. Newton second. Okay, this is one of the unit. Newton second. तो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होता है इम्पल्स। ये याद रखिए। अभी और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये फोर्स इनटू टाइम, लेकिन अच्छा इसकी डायमेंशंस बताइए। ml t minus 2 into t. Dimensions ml t minus 1. ml t minus 1 ये और किसकी डायमेंशंस होती है? और सी चीज की होती है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इज व्हाट? तो इम्पल्स बेसिकली क्या चीज होती है? मोमेंटम। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ओके, तो ये है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डेफिनेशन सेकंड लॉ से हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स को dp by dt. This is to be multiplied by dt. Small time. This is impulse I. Cancel. तो ये क्या बचा? Change in momentum. So what is impulse? Change in momentum. इसीलिए हमारी डायमेंशंस क्या है? मोमेंटम की डायमेंशन। अच्छा, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दिस इम्पल्स ये भी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अच्छा, अब इम्पल्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इम्पल्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स कौन सा लेना है? इसके लिए जो हम फोर्स लेते हैं उसको हम लेंगे एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दिस इज इम्पल्स। अब यहाँ पर ये हमने लिया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। तो इम्पल्स को निकालने का, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? मोमेंटम कैलकुलेट करो, पहले का मोमेंटम, बाद का मोमेंटम, और दोनों का डिफरेंस निकालो, वो हमको क्या देगा? इम्पल्स। ये वाला तरीका मुश्किल है क्योंकि हम उसमें फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। हाँ, हम इसका एक्सप्रेशन जरूर बना सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन फोर्स से रिलेटेड कैसे होगा? ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम करना है। इसमें फोर्स इस एक्सिस पर है, टाइम इस एक्सिस पर है, तो ये का इस जगह का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ, फोर्स इनटू टाइम। एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ F into T, और F into T क्या होता है? इम्पल्स। तो इसको याद कर लीजिए, एरिया ऑफ एफ ग्राफ की क्या होता है? इम्पल्स। ठीक है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल में एक ग्राफ दिया गया है और ये बताया गया है द मैक्सिमम
फोर्स हियर इज सो मच, दिस इज सो मच, या किसी भी तरीके से हमको पता लगा कि ये वाला एरिया है 20। ये अगर ये एरिया 20 मीटर स्क्वायर है तो इंपल्स कितना होगा? आंसर है 20 न्यूटन सेकंड। 20 न्यूटन सेकंड, दैट इज इंपल्स। क्यों? क्योंकि एरिया ही क्या होता है? इंपल्स। कौन सा ग्राफ होना चाहिए? फोर्स टाइम ग्राफ। तो फोर्स टाइम ग्राफ में एरिया हमको क्या देता है? इंपल्स। ठीक है, फिर से एरिया अलग अलग ग्राफ में हमको अलग अलग क्वांटिटी देता है। लेंथ इनटू विड्थ एरिया होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया हमको क्या देता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो ग्राफ किसका है? वेलोसिटी टाइम। ये किसका एरिया है? ये ग्राफ फोर्स और टाइम का है, तो यहाँ पर एरिया क्या देगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज इंपल्स। तो इसको नोट करिए और इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसका एक्सप्रेशन बनेगा I इज इक्वल टू, ये छोटा सा हमने लिया, दिस इज फोर्स एंड दिस इज dt, F dt। ऐसे बहुत सारे F dt लिए और सबको क्या कर दिया? इंटीग्रेट जोड़ दिए, तो ये पूरा एरिया हो गया। ये हमारा इंटीग्रेशन से एरिया निकालने का तरीका है, जिसमें वर्क के लिए, एनर्जी के लिए हमने क्या किया था? इंटीग्रेशन FdS, F इंटू ds, उसमें हमने ये क्या किया था? S। यहाँ पर ये क्या किया? T, तो F मल्टीप्लाइड बाय dt, F मल्टीप्लाइड बाय dt, F मल्टीप्लाइड बाय dt, और इन सब को आपस में ऐड कर दिया तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन F dt। ये क्या हो गया? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये क्या होता है? इंपल्स। तो ये डायग्राम ये वाला और ये, इसको नोट करिए, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंपल्स। अगर हमको F का इक्वेशन दिया गया है, लाइक फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t, तो यहाँ क्या रख देंगे? 2t स्क्वायर माइनस 3t इंटू dt, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से किसकी वैल्यू आ जाएगी? इंपल्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमको उसकी लिमिट्स दी गई हैं तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसकी डेफिनेट वैल्यू आएगी, अदरवाइज उसका इक्वेशन आ जाएगा। समझ आया? इस तरह से इंपल्स को हम इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दोनों तरीकों से, इससे तो नहीं, इससे कैलकुलेट करके देखेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इजी। इंपल्स का यूज हम कैसे करते हैं? इंपल्स का यूज हम करते हैं फोर्स की कैलकुलेशन के लिए। कैसे? जो इम्पल्सिव फोर्स होता है इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और दूसरा फोर्स वेरिएबल होता है, पहले कम फिर बहुत ज्यादा और फिर कम। तो हम इस तरह से फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका तरीका देखिए। हमको मालूम है इंपल्स इज इक्वल टू दिस। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज फोर्स, फोर्स एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दिस इज इंपल्स। ये हमने पहले भी लिखा। और इंपल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? क्यों चेंज होगा? कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मोमेंटम चेंज हुआ। जैसे हमने हैमर से नेल को हिट किया, हैमर की स्पीड है, हैमर की स्पीड है 10 और उसका मास है 10, तो उसका मोमेंटम कितना? 10 इंटू 10 100 मोमेंटम। इसलिए गया और जाके इसने नेल को हिट किया और हैमर की वेलोसिटी हो गई 0, तो उसका मोमेंटम में चेंज आया। कितना चेंज आया? 100 माइनस 0 या 0 माइनस 100, देयर इज ए चेंज ऑफ 100। ये किसका चेंज है? मोमेंटम का। और मोमेंटम का चेंज भी क्या होता है? इंपल्स की कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंपल्स इज डन बाय द चेंज इन मोमेंटम।
चेंज इन मोमेंटम होगा ही क्यों? मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए, तो आंसर है मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब तक फोर्स नहीं लगता। यहां पर हमने हैमर से हिट किया, इसने नेल को हिट किया, एज ए रिएक्शन नेल ने इसको हिट किया, देयर इज ए फोर्स अप्लाइड, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स मोमेंटम चेंज, और मोमेंटम उसका क्या हो गया? जीरो। तो ये जो मोमेंटम जीरो हो गया, दैट इज ए चेंज इन मोमेंटम, एंड दैट चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स। ये हमने प्रूव किया हुआ। अगर हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, m और v बिफोर हिटिंग, बिफोर अप्लाइंग फोर्स, m एंड v आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, दोनों का डिफरेंस निकाला, दैट इज इंपल्स। अब उसी इंपल्स में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स इनटू टाइम। अगर हमको टाइम मालूम है कितनी देर लगी, तो फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स इज इक्वल टू इंपल्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू इंपल्स डिवाइडेड बाय टाइम। ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? यहां पर कि यहां पर? तो आंसर है दिस इज एवरेज। एवरेज फोर्स ड्यूरिंग हिट, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू इंपल्स अपॉन टाइम। ये हमको एवरेज फोर्स का एक आइडिया देगा कि कितना फोर्स उस प्रोसेस में लगा। अब एवरेज फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है? इंपल्स अपॉन टाइम। इंपल्स को कैसे कैलकुलेट करना है? चेंज इन मोमेंटम। वहां इंपल्स की जगह हमने लिखा चेंज इन मोमेंटम। तो अब एवरेज फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या बना? एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज एवरेज फोर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब चेंज इन मोमेंटम के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आंसर इज F is equal to mv2 minus mv1, that is mv2 minus v1. This is to be divided by time. This is average force. Average force is equal to mv2 minus v1 upon t. Okay. ये इंपल्स है। अच्छा, क्यों हम इंपल्स को स्टडी करते हैं? तो ये हमारी लाइफ में, नेचर में बार बार इस तरह के फोर्सेस लगते हैं। उस फोर्स की कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? एक क्रिकेट का बॉल आया और हमने अपने हाथ से रोक लिया, क्रिकेट का बॉल ने आके ऐसे हिट किया, क्योंकि हमने उसको रोका। देयर इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स लगा हमारे हाथ में। कितना फोर्स लगा उसको हम निकालना चाहते हैं। तो वो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसी चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ऐसे फोर्स निकलता है। ये जो चेंज इन मोमेंटम है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंपल्स। ठीक है, तो ये यहां पर ये वाला टाइम अगर हम बढ़ा देंगे तो फोर्स की कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगा। ये क्या चीज है? चेंज इन मोमेंटम। ये तब होता है जब हम किसी चलती हुई चीज को रोकते हैं, तब चेंज इन मोमेंटम होता है। जैसे एग्जांपल सुनिए, क्रिकेट का बॉल आया, उसका कुछ मास है मान लीजिए 500 ग्राम, 0.5 kg। उसके पास वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से आता है। हमने उसको रोक लिया, हाथ से रोक लिया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी 0। जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, m तो वही रहेगा।
ये इनिशियल और ये फोर्स लगने के बाद ये फाइनल। सीक्वेंस समझ में आया? एक बॉल आ रही थी इस वेलोसिटी से, हमने हाथ से फोर्स लगाया और ये वेलोसिटी हो गई। दिस इज मोमेंटम बिफोर, दिस इज मोमेंटम आफ्टर। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम क्या निकाल रहे हैं? इम्पल्स। ठीक है, इन दोनों को हमने माइनस किया और ये कितना आया? दिस इज 2 और ये कितना है? 0। 0 माइनस 2, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अब इस हाथ में रोकने, जब हमने इसको रोका तो वो तुरंत 0 टाइम पे नहीं रुकता। बॉल आया, उसने हमारे हाथ को टच किया, हाथ को दबाया, हाथ ने प्रेशर लगाया और उसको रोक दिया। अब एक्शन देखिए, ये ऐसा दबाया और रुक गया। दबाने में 0.2 सेकंड लगे, उसके बाद वो रुक गया, तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ? चेंज इन मोमेंटम में 0.2 सेकंड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? डिवाइडेड बाय टाइम। ये dt हमने कितना निकाला है इसमें? 2। टाइम कितना लगा? 0.2 सेकंड। तो 2/0.2 कितना होता है? 10। तो फोर्स कितना लगा हमारे हाथ में? 10 न्यूटन। ठीक है, फिर से देखिए, बॉल इधर से आ रही है, हमने उसको ऐसे रोका, 0.2 सेकंड में ही उसकी वेलोसिटी 0 कर दी, तो हमारे हाथ पे कितना फोर्स लगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन लगा। उसके बाद दूसरे प्लेयर ने क्या किया? फिर से वैसे ही बॉल आई, उसने उस बॉल को ऐसे पकड़ा और यहाँ ला के इस तरह से कैच किया। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। 3, 2, 1, 0। यहाँ आके उसने उसको 0 कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग गया और ये टाइम उसने लगा दिया ये टाइम उसने 0.5 सेकंड लगा दिया पीछे लाने में। अगर उसने 0.5 सेकंड टाइम लगाया, 0.5, तो उसके हाथ में कितना फोर्स लगने वाला है? तो आंसर है दिस dp इज इक्वल टू ये, दिस इज इक्वल टू 2 और टाइम अब कितना है? 0.5। So this is equal to 4 न्यूटन। तो इस दूसरे प्लेयर के हाथ में कितना फोर्स लगा? 4 न्यूटन। पहले के हाथ में कितना लगा? 10 न्यूटन। तो पहले वाले को चोट लगती है, दूसरे को नहीं लगती। इस तरह से चोट को हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? दोनों में क्या चेंज हुआ? टाइम। तो किस चीज का टाइम? तो आंसर है मोमेंटम को 0 करने का। मोमेंटम को 0 करने का टाइम, फोर्स के एप्लीकेशन का टाइम, इंपल्स का टाइम, तीनों का मतलब ही है। इंपल्स का टाइम, मोमेंटम चेंज होने का टाइम या फोर्स के एप्लीकेशन का टाइम, ये आपस में जुड़े हुए। तो जितना हम इस टाइम को बढ़ाते हैं उतना हमको फोर्स कम लगेगा। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल याद करना है। इस प्रिंसिपल के बेसिस पर बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे जब हम ग्लास की पैकिंग करते हैं तो 2 ग्लास के बीच में पेपर डालते हैं, कॉर्रुगेटेड शीट या इस तरह की कोई शीट डालते हैं। क्यों डालते हैं? तो हम लोग को ये मालूम है कि उसको डालने से वो आपस में टकराएंगे तो टूटेंगे नहीं। तो इसको हमको फिजिक्स के प्रिंसिपल के बेसिस पे समझाना है कि अगर हम पेपर नहीं डालेंगे तो क्यों टूटेंगे, पेपर डालेंगे तो क्यों नहीं टूटेंगे। तो सबसे पहले टूटते क्यों? तभी तो हम बताएंगे ना कि ये वाला कारण जो टूटने का है, पेपर डालने से ये कारण खत्म हो जाए। तो टूटते क्यों है? देखिए, ये अब हम कर रहे हैं ग्लास। अभी एक एग्जांपल आपने देखा था, दैट इज क्रिकेट बॉल। टाइम इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है? dp by dt। So time increase, the force will decrease।
इसमें हम इसको क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट, क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम होना है सब फाइनल की स्पीड में आएंगे 0, तो मोमेंटम तो उतना ही चेंज होगा, कोई कम टाइम में कर लेगा और कोई ज्यादा टाइम में कर लेगा। इसलिए हमने टाइम और फोर्स का रिलेशन निकाला, dp तो होना ही होना है। ओके, सो टाइम इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज, और इसका उल्टा भी हो जाएगा। ये एक। दूसरा ग्लास, ग्लास पैकिंग। देखिए ग्लास पैकिंग में क्या होता है, ये दो ग्लास के पीस हैं, ये यहां से जब रखे हुए हैं दोनों और इस पर चलते हुए झटका लगता है, मूव करते हैं तो ये यहां से इधर जाएगा। मान लीजिए इस गैप को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये ऐसा गैप है, ये मूव करते हुए ऐसे जाएगा, इसमें कोई फोर्स लगा, झटके का फोर्स लगा है, तो ये जब मूव करेगा एक्सेलरेशन होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ये जाकर इसको हिट करेगा। जब ये जाकर इसको हिट करेगा, प्रोसेस क्या है, इसकी वेलोसिटी यहाँ बढ़ते बढ़ते v हो गई, कहाँ पहुंचा, यहाँ पर। वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई है, v। क्यों, क्योंकि हमने उसको ऐसे हिलाया, यहाँ v हो गई। v होने के बाद वो इससे टकराया तो तुरंत उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। v से क्या हो गई, 0। देयर इज ए चेंज। कितना टाइम लगा, ये जो टाइम लगा दैट इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा, ये टाइम वेरी स्मॉल, इसमें क्या मतलब होता है, अगर यही ग्लास मेरे हाथ में टकराएगा तो क्या होगा, हाथ में स्किन है, ये थोड़ा सा तो इसको ऐसा दबाएगा, उस दबाने में ही मान लीजिए 4 मिली सेकेंड लग गए, मिली नहीं तो माइक्रो सेकेंड, 4 मिली सेकेंड में 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हाथ दबने में ये मॉलिक्यूल थोड़ा दबते थोड़ा तो रिस्पॉन्स होता है। अगर हम इसकी जगह एक दूसरा ग्लास ले लेंगे तो ग्लास के दो मॉलिक्यूल में बिल्कुल स्पॉन्जीनेस नहीं होता, यानी एक ग्लास का पार्टिकल दूसरे ग्लास के पार्टिकल के नजदीक नहीं जाता, जो डिस्टेंस है वही रहेगा। तो इधर से जब आकर टकराया तो ये वाले एक्शन उसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो उसकी वेलोसिटी तुरंत क्या हो जाएगी, 0। अगर तुरंत 0 हो जाएगी तो टाइम कैसा हो गया, वेरी स्मॉल। इफ द टाइम इज वेरी स्मॉल, दिस टाइम इज वेरी स्मॉल, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, वेरी लार्ज। इतना लार्ज फोर्स जब ग्लास पर लगेगा तो ये अपने बाकी मॉलिक्यूल्स को छोड़ देगा। जो मॉलिक्यूल ऐसा टकराया उस पर फोर्स लगा, ये अंदर चला गया, बाकी मॉलिक्यूल्स वैसे खड़ा रह गए और हम क्या बोले, ग्लास क्रैक। दिस इज क्रैकिंग ऑफ द ग्लास। क्यों, टाइम बहुत कम। दूसरे केस में हमने क्या किया, यहाँ पर पेपर भर दिया, तो यहाँ पर जब हम पेपर भर देते हैं ये, तो ये वाला ग्लास जब फोर्स लग के इधर आएगा तो इस पेपर को दबाना शुरू करेगा, और पेपर को दबाने में उसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी। यहाँ से यहाँ पर ये v वेलोसिटी से आया था और इससे टकराया था, जब बीच में पेपर है तो v वेलोसिटी कम होते जाएगी, यहाँ से 1.5, 0.2, 0.1 इज 0। अगर ये वाला बीच में स्प्रिंग बन गया पेपर का तो यहाँ से 0 होने में इसको टाइम ज्यादा लग गया, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, टाइम ज्यादा लग गया। और पहले क्या हो रहा था, ग्लास का ही पहला मॉलिक्यूल मिला, इसने हिलने से मना कर दिया। अब इसको पहला मॉलिक्यूल ग्लास का नहीं मिला, इसके पहले और कौन मिल गया, पेपर। पेपर क्या करता है, दबना अलाउ होता है, तो ग्लास यहाँ लगा और ये ऐसे दबा, इसने भी फोर्स लगाया, इसके फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी स्लो हो गई, स्लो होते 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 लास्ट में रुक गई, टाइम ज्यादा लग गया। उस टाइम के ज्यादा लगने से फोर्स कैसा हो जाएगा, टाइम अगर ज्यादा लगा तो फोर्स कम लगा, वो जो इतना कम फोर्स इस पर लगा उससे इस वाले हिस्से से ये ग्लास अलग नहीं हो सका। अगर अलग नहीं हो सका मींस नहीं टूटा, समझ आया। जैसे हमारे हाथ में आया ग्लास तो ये हाथ ऐसा इस तरह से ये, तो ये टाइम मिल गया उसको। दूसरे ग्लास के साथ टकराएगा तो ये पीछे जाके सामने आने का टाइम नहीं देगा क्योंकि ग्लास मिलता नहीं, तो ये ऐसा टकराया तुरंत 0 हो गया, टाइम बहुत कम मिला, फोर्स बहुत ज्यादा।
इज दिस पॉइंट क्लियर? ग्लास ग्लास से टकराता है तो मोशन का कोई टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम मिलेगा एंड इट विल ब्रेक. When there is a paper within, then there will be lot of time and time increases, force become less. यही केस बताइए, जब कोई हाई जंप लेता है, लॉन्ग जंप लेता है, तो उसके नीचे हम गद्दा लगाते हैं. क्यों? उसका टाइम इंक्रीज करते हैं. अब हर चीज में हम क्या करेंगे? पहले उसके पास मास इनटू वेलोसिटी है, बाद में वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हम उसका टाइम चेंज देखें कि कितना टाइम लगता है वेलोसिटी 0 होने से. टाइम ज्यादा करना चाहते हैं, उससे क्या हो जाएगा? फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. तो यही एग्जांपल हाई जंप में काम आएगा, यही एग्जांपल स्विमिंग पूल में कूदने में काम आएगा. बिना पानी के कोई आदमी कूदना पसंद नहीं करता स्विमिंग पूल में, और अगर पानी होगा तो आराम से कूद जाता है. क्यों? बिकॉज दैट विल इंक्रीज द टाइम. रेजिस्टेंस ऑफ वाटर विल इंक्रीज द टाइम. टाइम इंक्रीज करने से इसको जो वेट होगा वो कम, फोर्स कम लगेगा. ठीक है? ये कौन से केसेस हैं? हर केस में हम क्या कर रहे हैं? फोर्स को कम कर रहे हैं. अगर हम टाइम को कम करें तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा. क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे केस के लिए यूज करते हैं जिसमें टाइम कम कर दें, फोर्स ज्यादा हो जाए? तो आंसर है यस, करते हैं. कहां? इसमें ठीक बोल रहे हो. हैमर, हैमर में हम अपनी हैमर को मास उसके पास है, उसको वेलोसिटी देते हैं, तो हमने उसको क्या दिया? m/e. बाद में ये क्या बनेगा? 0 अगर हो गया तो देयर इज ए चेंज, इंपल्स बना, चेंज इन मोमेंटम. अब अगर हम इसका टाइम कम करेंगे तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा. टाइम ज्यादा लगाएंगे तो फोर्स कम लगेगा. तो हमने यहाँ नेल रखा और इसमें जोर से हमने चलाया, यहाँ जाके उसकी वेलोसिटी लगा, खट से बजा, वेलोसिटी 0. टाइम कितना हुआ? बहुत कम. तो फोर्स कैसा होगा? बहुत ज्यादा. तो यहाँ पर मैंने ऐसे नेल को रखा, कीला को रखा और इसके ऊपर हैमर को रख दिया. हैमर को रख दिया, कीला तो नहीं जाता. ये 1 किलो का हैमर इसके ऊपर रखा है, अभी भी नेल अंदर नहीं जा रहा है. तो मैंने क्या किया? इसको उठाया और ऐसा कट से मार दिया, चला गया. फोर्स ज्यादा लग गया. कैसे फोर्स को बढ़ा दिया? इंपल्स वाले तरीके से. समझ आया? तो इंपल्स वाले तरीके का ये भी एक हमको फायदा है कि हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टाइम को कम कर. अगर हम सीधे सीधे इसको ऐसा रखते और अपने हाथ से दबाते तो भी हम उतना फोर्स क्रिएट नहीं कर पाते जो कि हमने हैमर से हिट करके दिया, क्योंकि हमने टाइम को बहुत कम कर दिया. टाइम ऑफ मोमेंटम को, इंपल्स बहुत ज्यादा हो गया, टाइम कम हो गया तो फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द फोर्स. तो इस तरह से फोर्स को इंक्रीज करने के लिए, फोर्स को डिक्रीज करने के लिए जैसी हमको जरूरत होती है हम मैनिपुलेट किसको करते हैं? टाइम. किस चीज का टाइम? चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं? इंपल्स. तो इंपल्स में जितना टाइम बढ़ेगा फोर्स कम, जितना टाइम कम होगा उतना फोर्स ज्यादा. सो दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंपल्स. और इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल जैसा ये हमने छोटा सा किया, ऐसे और भी हो सकते हैं, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, पर हमेशा फोर्स निकालने का रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट इंपल्स और इसके साथ फोर्स रिलेटेड है. सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ सेकेंड. अब उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूटन्स थर्ड. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये हमको फोर्स का करेक्टर बताता है और ये नियम बताता है इन जनरल every action has an equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. एक्शन क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है किसी चीज पर फोर्स लगाना. We call it action. Every action has equal and opposite reaction. ये वाले लॉ से, ये वाली लैंग्वेज से हमको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है. इस तरह से समझना मुश्किल होता है कि हमने कार पर फोर्स लगाया, कार ने उल्टा रिएक्शन किया, उल्टा फोर्स लगाया, तो ये दोनों फोर्सेस मिलाकर
एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दोनों का सम कितना हुआ? 0। दोनों का सम अगर 0 है तो कार कैसे चल रही? हमने कार से धक्का दिया। फिर से हम कार के अंदर बैठते हैं, हम कार पर धक्का लगाते हैं, कार उल्टा हम पर धक्का लगाती है, फोर्स 0 है, नहीं चलता है। बाहर खड़े होते हैं, फोर्स लगाते हैं, कार चलती है। तो इसलिए इसको हमको डिटेल में स्टडी करना जरूरी है। तो इसी नियम को हम लोग थोड़ा एलाबोरेट करते हैं और फिर से इसको लिखते हैं कि ये जो एक्शन रिएक्शन है ये क्या चीज है। तो आंसर है एक्शन रिएक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज है कि दो बॉडी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो। एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगाएगी और दूसरी पहली पर फोर्स लगाएगी। एक बॉडी ने दूसरी पर पहले फोर्स लगाया, दैट इज एक्शन। दूसरी ने पहले पे फोर्स लगाया, दैट इज रिएक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं और हमेशा जब भी एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगाएगी ऐसा कभी नहीं होगा कि दूसरी बॉडी पहली पर फोर्स ना लगाए। ये होगा ही होगा कि वो फोर्स लगाएगी और ये भी नहीं, कम भी नहीं लगाएगी। कितना फोर्स लगेगा? इक्वल। किस डायरेक्शन में लगेगा? दिस इज द लॉ। बस सो इसको लिखेंगे इस तरह से, नोट करिए, इन इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज, इन इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज फोर्स अप्लाइड बाय one on the other is equal and opposite. Equal and opposite to force applied by second on first. सेकंड लॉ को ऐसा लिखिए, एक बॉडी एक्शन करती है, दूसरी रिएक्शन। These two bodies this pair of bodies is called action reaction pair. Action reaction pair. ओके, हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर हमने एक बुक रखी। ये बुक टेबल को नीचे दबाती है। बुक टेबल को नीचे दबाती है तो उसने टेबल पर फोर्स लगाया, इस पर लगाया फोर्स टेबल। इन रिप्लाई, इन रिस्पॉन्स और इन रिएक्शन टेबल किस पर फोर्स लगाएगा? बुक पर। तो इसने बुक पर फोर्स लगाया। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। दिस इज फोर्स ऑन द टेबल बाय बुक, दिस इज फोर्स ऑन द बुक बाय टेबल। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? एक दूसरे से अपोजिट। और टेबल और बुक ये क्या बनाते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर में वो दोनों चीजों का ये रिलेशन होना चाहिए। वो या तो कॉन्टैक्ट में रहेंगे या दोनों के बीच फील्ड काम करेगा, तो भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। ठीक है, तो देखिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना। अब ये दोनों फोर्स क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? तो आंसर है नहीं, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। एक्शन रिएक्शन के दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कैंसिल? हाँ, क्योंकि ये फोर्स किस पर लग रहा है? बुक पर। फोर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन
उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, ये इस पर मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, इस तरफ 5 न्यूटन, इस पर मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन इस तरफ। टोटल फोर्स कितना होगा? हाँ, तो आप बोलेंगे कैसे का टोटल? टोटल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है और ये फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, और फोर्स के एडिशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है? दोनों सेम बॉडी पर लगेंगे तब वो आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्शन किस पर हो रहा है? टेबल पर। रिएक्शन किस पर हो रहा है? बुक पर। दोनों अलग अलग बॉडी में, तो क्या ये फोर्स इसके साथ ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, और अगर ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो कैंसिल नहीं कर सकते। So forces of action and reaction cannot cancel each other. ये नोट कर लीजिए। Forces of action and reaction cannot cancel each other. Cannot cancel each other. Since they act on different bodies. Since they act on different bodies. इसलिए वो एक दूसरे को न कैंसिल कर सकते हैं न एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं। ऐड और कैंसिलेशन, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? The forces must be acting on the same body. ठीक है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। और इसी के बेसिस पर हम लोग इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इसके बारे में भी सोचते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम कार के अंदर बैठते हैं और हम कार को आगे ढकेलते हैं, पिछली सीट में बैठ गए और आगे की सीट का जो बैक है उसको हम ऐसे ढकेलते हैं। जब हम ऐसे उसको ढकेलते हैं तो कार आगे नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? हाँ, तो क्या फोर्स तो लगा रहे। देखिए ना, प्रिंसिपल याद करिए, कोई भी बॉडी मूव कब करती है? जब उस पर फोर्स है। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। जो बॉडी खड़ी है, मूव करने के लिए उस पर क्या चाहिए? फोर्स, नेट फोर्स, एक फोर्स उस पर होना चाहिए। कार में बैठ गए और हमने हाथ से फोर्स लगाया, तो कार नहीं चली। क्यों नहीं चली? तो हमारा आंसर है कि जरूर हमारा फोर्स जीरो हो गया। कैसे जीरो होगा हमारा फोर्स? किसी ना किसी ने अपोजिट फोर्स लगाया। तो अब बताइए कौन अपोजिट फोर्स लगाया है? कहाँ? वेरी गुड। हम जिस सीट पर बैठे हैं उसमें हमारी पीठ पीछे की तरफ दबा रही है। अभी हम आराम से बैठे, जैसे ही सामने को हम धक्का देंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पीठ से पीछे धक्का लगाना पड़ेगा। ये एक बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या? कि इस दुनिया में कोई भी चीज एक सिंगल फोर्स पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, ये प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसको समझने की कोशिश करिए। इस दुनिया में कोई कितना भी पावरफुल हो, कितना भी फोर्स वाला हो, वो फोर्स कुछ नहीं लगा सकता। हमेशा वो दूसरे के फोर्स पर ही काम करता है, दूसरे से फोर्स उधारी लेकर ही काम करता है। किसी का अपना कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, ये गीता का संदेश है। ठीक है, तो कैसे? जैसे मुझे एक कार को धकेलना है, मुझे एक कार को ढकेलना है, कार के बाहर हम खड़े हुए और सामने मुझे फोर्स लगाना है। तो मैं क्या करता हूं? पहले अर्थ को अपने मस्कुलर फोर्स से पीछे ढकेलता हूं।
तो अर्थ क्या करेगी? एज ए रिएक्शन मुझे सामने ढकेलेगी। जब मुझे सामने ढकेलेगी तो मेरी बॉडी में एक फोर्स लगा, किस तरह? सामने। मैंने अपने हाथ से कार को कनेक्ट कर दिया, वो फोर्स किस पे ट्रांसफर कर दिया? कार। तो कार को ढकेलने के लिए स्टार्ट कहां से किया? अर्थ को पीछे ढकेलूंगा तो कार को आगे ढकेलूंगा। अर्थ पर मैंने फोर्स पीछे लगाया 20 न्यूटन, तो कार के सामने कितना लग गया? 20 न्यूटन। उसमें मेरा फोर्स क्या है? 0। फोर्स किसका है? अर्थ का है। क्या सबूत है इसका? सबूत ये है कि केले का छिलका रखो अर्थ में और उसके ऊपर पैर रखो और फोर्स लगाओ, तो क्या हो रहा है? हम पैर से अर्थ पर फोर्स नहीं लगा पा रहे, इसलिए अर्थ भी हम पर फोर्स नहीं लगा रहे। अब अगर अर्थ ने हमको फोर्स नहीं दिया तो हम हाथ से फोर्स नहीं लगा पा रहे। दबाते हैं, देखते हैं हमारी बॉडी पीछे चली गई। तो ये एक मोटा प्रिंसिपल क्या बना कि अगर हम दूसरे से फोर्स नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं लगा सकते, हमारा अपना फोर्स कुछ नहीं। हाँ, अब हम लोग उसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं कि अर्थ से फोर्स लेने के लिए कैसे चालू किया? हमने फोर्स लगाया। तो हम क्या करते हैं? इधर कार पे हाथ रखा, इधर इस पे पैर रखा और अपने मसल से हमने ऐसे करा। उसके लिए हमको मस्कुलर पावर चाहिए, मसल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना फोर्स इधर लगाएंगे उतना फोर्स हम इधर लगाएंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारा फोर्स है। सब कोई तो एक समान नहीं कर पाएंगे, ठीक है? एनीवे, फिजिक्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप सिंगल फोर्स कभी नहीं लगा सकते जब तक आपको कहीं टिकने को नहीं मिलेगा, रिएक्ट कराने को, तब तक आप किसी चीज को ढकेल नहीं सकते, ठीक है? ये चीज हमने गन और बुलेट वाले पेज में भी पढ़ी है। अगर बुलेट को आगे जाना है तो गन को किधर जाना पड़ेगा? पीछे। क्यों? क्योंकि वो सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता। फोर्स कैसा क्रिएट होगा? डबल। जितना फोर्स आगे उतना फोर्स, ये सिंगल बॉडी का नियम है। तो उसमें उस वाले केस में गन और बुलेट एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है? नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, वो एक अलग फिनोमेना है। वो क्या फिनोमेना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले मोमेंटम कितना था? 0। उसके बाद बुलेट में सामने की तरफ मोमेंटम आया तो गन में किधर मोमेंटम गया? पीछे की तरफ, ठीक है? क्या जरूरत थी उसको आगे या पीछे जाने की? तो आंसर है, अंदर में हमने बारूद को जलाया, बारूद को जलाने से उसने फोर्स पैदा किया। अब कोई भी चीज सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं कर सकती, तो उसने कैसा फोर्स क्रिएट किया? दोनों तरफ। गोली एक तरफ गई तो गन दूसरी तरफ गई, नेट फोर्स कितना? 0, ठीक है? तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल नहीं है, वो किसका एग्जांपल है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? वैसे ही नाव से एक आदमी कूदा, तो हम क्या बोलते हैं? नाव से एक आदमी कूदा, इसको एक्सप्लेन करिए, इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। एक एक्सप्लेनेशन, नाव पीछे क्यों गई? तो आपको क्या लगता है? आदमी ने धक्का मारा पीछे की, ठीक है? लेकिन आदमी ने अगर उसको धक्का मारा तो उसने भी तो आदमी को धक्का मारा। हमने कहा बिल्कुल ठीक, उसने आदमी को धक्का मारा तो आदमी किधर गया? सामने। आदमी ने नाव को धक्का मारा तो नाव किधर गई? पीछे। जिसका ये कौन सा हुआ? एक्शन रिएक्शन पेयर। कौन है एक्शन रिएक्शन पेयर? आदमी और नाव। अच्छा, नाव चली क्यों? तो आंसर है, नाव पर कितने फोर्स लगे? एक ही, दो। किसने लगाया? वाटर कहां से आ गया? हम तो क्या बात कर रहे हैं? आदमी ने नाव पर फोर्स लगाया, ये एक फोर्स है। दूसरा फोर्स कौन सा? तो आंसर है, दूसरा फोर्स कोई नहीं। नाव पर कितने फोर्स लगे? एक। और जब किसी बॉडी पर एक फोर्स लगता है तो वो क्या करता है? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है। ये फंडामेंटल चीज याद रखिए, हर न्यूमेरिकल की जड़ में ये चीज है। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? दो चीजें। पहली चीज, या तो वो बॉडी हमने उसको दबाया, एक फोर्स उस पर लगाया,
वो बॉडी किसी से भारी फोर्स लेकर उल्टा फोर्स लगाएगी और हमारे फोर्स को कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, अपनी जगह से नहीं हिलेगी। जैसे मैंने इसको पकड़ा ये और इसको दबाया, ये दबाया, ये नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि इसने इससे फोर्स लिया, इससे फोर्स लिया और ये वाले फोर्स को कैंसिल कर दिया। इस पर दो फोर्स लगे, एक मैंने लगाया इस अंगूठे से, दूसरा फोर्स इस हथेली से इसने लिया, तो इस पर कितने फोर्स लगे? तो नहीं चले। ठीक है, ये एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन देखिए कि इसको मैंने पकड़ा ये और इधर से फोर्स लगाया, पीछे से किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, यानी दूसरा फोर्स इसको नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो इसके पास एक फोर्स लगा, एक फोर्स क्या करता है? आंसर है एक फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन कहलाता है, मोशन कहलाता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो इसकी बॉडी में किस्मत की क्या है? या तो उसको रिएक्ट करके कैंसिल करें या चलना शुरू कर दो, एक्सीलरेशन। तो अब हम सिचुएशन को देखते हैं। अगर ये बॉडी नहीं चली, अगर नहीं चली तो हमको ये रूल याद है, नहीं चली तो हम हमेशा क्या ढूंढेंगे? कौन है इसको उल्टा फोर्स देने वाला? उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। हमने ये क्या किया? एक्शन, और ये बॉडी नहीं चली, मतलब जरूर किसी ने इसको रिएक्शन दिया। तो ये हमने इस पर इधर फोर्स लगाया, इसने इस पर इधर फोर्स लगाया, इसी बॉडी पे दो फोर्स लग गए, एक इससे और एक इससे, लेकिन लगे इस पे, एक बॉडी पे लगाने वाले अलग अलग लोग, लेकिन इस पर तो दो लगे, कैंसिल हो गए। और अगर कैंसिल नहीं हो पाया तो बिल्कुल जरूरी है कि इसको चलना ही पड़ेगा, और कोई तीसरा रास्ता नहीं। या तो दूसरे से फोर्स लेके कैंसिल करो, नहीं तो चलो। समझ में आया? तो फोर्स के ये दो फेट होते हैं, या कैंसिल करके जीरो हो जाना या चल पड़ना। जब ये चल पड़ेगा, फिर से सुनिए, एक और मजेदार बात है, आगे जाके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये चीज आएगी। ये अगर हमने इससे फोर्स लगाया, ये दबा, चला नहीं, ठीक है। अब हमने इस पर फोर्स लगाया, ये दबता है, तो ये क्या करता है? दबना नहीं चाहता, ये ऐसा चल पड़ा, तो दबा क्या? नहीं दबा। फोर्स के दो इफेक्ट, या तो इसने फोर्स को किसमें कंज्यूम कर दिया? दबने में, और एक रिएक्शन क्रिएट किया, स्प्रिंग ने रिएक्शन क्रिएट किया, इस फोर्स को उसने कैंसिल करा दिया, या फिर इसने फोर्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मोशन में, और m into a एक्सीलरेशन लेके चला। तो ये आप याद रखिएगा, जब भी किसी एक बॉडी पर फोर्स लगेगा आपको देखना है कोई है क्या आसपास मदद करने वाला, तो कैंसिल करा दीजिए, फोर्स को कम करा दीजिए। नहीं, सिंगल फोर्स हुआ तो चलेगा ही चलेगा। ओके, ये अब एक्शन रिएक्शन पेयर, ये चीज आप समझ गए। तो नाव के केस में नाव पीछे क्यों गई? क्योंकि आदमी ने उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाया। अगर पीछे की तरफ फोर्स लगाया तो वो क्या करती है? पानी से फोर्स मांगती है। पानी ने फोर्स नहीं दिया तो क्या होगा? सिंगल फोर्स हो गया, नाव पीछे चली। ठीक है, अब हमने भी यही एक्शन किया, उस नाव को जमीन पर रख दिया या फूटे से बांध दिया। अब आदमी फिर वहां से कूदता है। अब अगर वहां से कूदता है तो उसने नाव को पीछे धकेला, एज ए रिएक्शन नाव ने आदमी को आगे धकेला। तो आदमी पर कितने फोर्स लगे? एक की दो? दो। कौन कौन लगाया? खुद लगाया। किस पर? वो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आदमी पर कितने फोर्स? आदमी तो बोट पे लगाया ना, तो आदमी की बॉडी पर किसने फोर्स लगाया? बोट। एक फोर्स लगाया, किस तरफ लगाया? सामने। क्योंकि आदमी ने बोट पर किधर फोर्स लगाया था? पीछे। तो बोट ने आदमी पर कितने फोर्स लगाया? एक। किधर लगाया? सामने। और उसको रोकने वाला कोई फोर्स और दूसरा फोर्स नहीं, तो क्या होगा? मोशन होगा। आदमी ऐसा जंप करके उड़ के इधर चला गया। समझ में आया? तो उसको किसने ढकेला? नाव।
ठीक है, लेकिन छेड़ा किसने था? उस आदमी ने पहले क्या किया, नाव पे एक्शन किया, नाव ने क्या किया, रिएक्शन। ठीक है, तो ये यही होता है सबके साथ। प्रिंसिपल के पास जाते हैं, सर इसने मेरे को मारा, वो बोलता है सर मैं इसको मारा, मैं तो रिएक्शन कर रहा हूँ। सो एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। एनीवे, तो ये जो छोटे छोटे प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, आपको याद रखना कि फोर्स हमेशा सिंगल होगा तो वेलोसिटी पैदा करेगा एक्सेलरेशन से, नहीं तो कैंसल के लिए कम से कम दो फोर्स। तो हर बॉडी पर दो फोर्स लगते हैं कि एक भी लग सकता है, आंसर एक भी लग सकता है, पर उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन। F is equal to m। तो या तो F is equal to माइनस f क्रिएट करो या F is equal to ma क्रिएट करो, एक चीज को ओके। तो ये हम लोगों ने लॉ पढ़ा, एक्शन रिएक्शन। अर्थ के ऊपर कोई भी चीज रखते हैं तो एक्शन क्या होता है, ग्राउंड को दबाने का, रिएक्शन क्या होता है, ऊपर दबाने। ये एक्शन रिएक्शन पेयर इस तरह से बनेंगे। अब अगर हमने इस पर इसको रखा, ये यहाँ पर रखा और ये टेबल अर्थ पर रखा हुआ है, अगर ये टेबल अर्थ पर रखा है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ को दबा रहा है, ये नीचे, और इसको क्या कर रही है, ऊपर की तरफ दबा रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये बुक रखी है, यहां टेबल है, ये अर्थ है। बताइए एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन है? बुक और टेबल एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों कांटेक्ट में है। बुक टेबल पे फोर्स लगा रहा है, टेबल बुक पे, और दूसरा टेबल और अर्थ, टेबल अर्थ पे और अर्थ टेबल। ओके, बुक और अर्थ एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं। ठीक है, क्या अर्थ बुक पर फोर्स लगा रही है? अर्थ बुक पर फोर्स लगाती है, तो आंसर है ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू ये फोर्स लगाती है। कितना फोर्स? अच्छा, टेबल बुक पर फोर्स लगाता है, टेबल का फोर्स किधर है बुक पर? तो बुक ऊपर क्यों नीचे नहीं जाती? अर्थ इसको किधर खींच रही है? अर्थ का नीचे लगने वाला फोर्स, टेबल का ऊपर जाने वाला रिएक्शन, दोनों किस पर लग रहे हैं? एक बुक पर। इसके ऊपर कितने फोर्स हो गए? दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये इस पर ये वाला क्या लगा? mg। किसने लगाया? अर्थ। ये क्या है? रिएक्शन। ये किसने लगाया? टेबल। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक ही बॉडी पर लगे हैं, कैंसिल हो गए, इसलिए वो खड़ी है। अब ये मैंने अपने हाथ में लिया, ये इस पर अर्थ किधर फोर्स लगा रही है? नीचे, मेरा हाथ किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर, दोनों फोर्स बराबर हैं, तो ये क्या हो गया? खड़ा। अब हाथ का फोर्स बढ़ा दिया, ऊपर चलने लगा। अगर हाथ का फोर्स अर्थ के फोर्स से कम कर दूंगा तो नीचे जाने लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स की सिंपल सिंपल बातें हैं, ये आपको याद है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर जरूर याद रखिए। आप किसी एक चीज पर एक्शन करके किसी तीसरी चीज पर रिएक्शन नहीं पा सकते, उन दोनों को कांटेक्ट होना चाहिए। डायरेक्शन भी आपको एक दूसरे से उल्टी ही लेनी पड़ेगी। जैसे ये एक दीवार है, इस दीवार पर हमने ये एक बॉक्स रखा, इस बॉक्स पर हमने इधर फोर्स लगाया। ओके, तो ये इधर जाना चाहता है नीचे, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। और हमने इसको ऐसा फोर्स लगा के पकड़ लिया। अब इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो, नहीं चल रहा है। किसी भी चीज की वेलोसिटी जीरो होती है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। लेकिन यहाँ तो दो फोर्स लग रहे हैं, तो अब आप इसको एक्सप्लेन करिए कि नेट फोर्स जीरो कैसे हो? क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? वेक्टर का लॉ कहता है
कि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए हमको ये फोर्स चाहिए, अपोजिट टू ईच अदर, अदरवाइज ये दोनों को ऐड हो जाएंगे। तो ये बॉडी नीचे क्यों नहीं गिर रही, ऊपर क्यों नहीं जा रही, अंदर क्यों नहीं जा रही, हिलती क्यों नहीं अपनी जगह से? फोर्स जीरो करके बताइए। अब हमारा अगर फोर्स जीरो करना है तो हमारे पास बड़ा अच्छा तरीका है, जहां जहां फोर्स लगा है वहां रिएक्शन बना, इक्वल एंड अपोजिट। ये फोर्स इसको किधर दबा रहा है, इसने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये जब ऐसा दबेगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, किस तरह, फोर्स की डायरेक्शन। जैसे ही ये एक्सेलरेशन के लिए आगे बढ़ता है, सामने कौन है, वो रुक गया। अगर रुक गया तो इसका एमए नहीं बन पाया, तो उस फोर्स का क्या होगा, दैट फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट बॉडी, दैट फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट बॉडी। तो यहाँ पर हमने एफ इस पर लगाया, इसने उसमें से एम ए यूज किया, एम ए यूज कर लिया और बाकी आगे बढ़ा दिया। एम ए इज ए एप्लीकेशन, इज यूज ऑफ फोर्स। अगर इसने एम ए यूज किया और फोर्स को आगे बढ़ा दिया तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो इसने कुल कितना यूज किया, जीरो। पूरा का पूरा फोर्स इसने कहां बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। मतलब इसने क्या किया, इस दीवार को प्रेस कर दिया, इसी फोर्स। ये बात समझ में आई, सब जगह यही हो रहा है। तो इसने फोर्स इसको लगाया क्योंकि इसमें इसका कोई यूज नहीं, तो ये पूरा फोर्स इस पर लग गया। अब अगर इस बॉडी ने इस पर फोर्स लगाया तो थर्ड लॉ क्या कहता है, ये सरफेस इस पर फोर्स लगाएगी किधर, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। अब इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स बताइए। ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं, ये वाला रिएक्शन कौन लगा रहा है, दीवार लगा रही है, कोई कुछ भी लगाए, एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। एक बॉडी में कितने फोर्स हो गए, दो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स कितना हो गया, एक्स डायरेक्शन में जीरो, इसलिए बॉडी एक्स डायरेक्शन में तो नहीं। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में नीचे क्या फोर्स लग रहा है, एमजी। तो ये नीचे जाना चाहती है, नहीं जा पाती है, क्यों, हम फिर सोच लेते हैं कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन का फोर्स, इस दीवार ने इस पर रिएक्शन का फोर्स क्रिएट किया, वो फोर्स किधर क्रिएट हुआ, ऊपर। हमको कैसे मालूम पड़ा ऊपर क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने फोर्स को देखा, लेकिन हमको ये मालूम है एमजी किधर क्रिएट होता है, नीचे, और वो कैंसर हो गया। ये कैसे मालूम कैंसर हो गया, क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है, या तो गिरती नहीं गिर रही है, मतलब एमजी को किसी ने कैंसिल किया, एमजी नीचे है, कैंसिल करने वाला किधर होगा, ऊपर। इसीलिए हमने क्या बोला, फ्रिक्शन का फोर्स किधर, समझ आया। तो एमजी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, फोर्स कितना हो गया, सी। ये हमने फोर्स लगाया और ये वाला फोर्स इसने लगाया, रिएक्शन। इस बॉडी पर एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स लगे, ये वाला इधर और ये वाला इधर, दोनों एक दूसरे से कैंसिल। नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। एक्स डायरेक्शन में जीरो, वाई डायरेक्शन में जीरो, तो ये बॉडी किसी डायरेक्शन में नहीं चलेगी, इसलिए ये अपनी जगह पर खड़ी। तो खड़ी हुई बॉडी पर फोर्स किस तरह से जीरो किए जाते हैं, इस पे थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, बोल्ड बनना पड़ेगा। आपको क्या बताया जाएगा कि हमने एक फोर्स लगाया और बॉडी खड़ी है, हमने अपनी तरफ से क्या क्रिएट कर दिया कि जरूर उस बॉडी पे कोई दूसरा फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। हम ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, जरूर वो बॉडी किसी न किसी के कांटेक्ट में होगी जिस पर वो फोर्स लगाएगी। कैसे फोर्स लगाएगी, जो फोर्स मिला उसको, जो फोर्स जिसको मेरे से मिला उसने क्या कर दिया, उसको अगली बॉडी पे लगा दिया, और जब इसने इस पर लगाया तो थर्ड लॉ क्या करेगा, सेकंड बॉडी
फर्स्ट पे फोर्स लगा देगी ऊपर। तो फर्स्ट बॉडी के पास कितने फोर्स हो गए? 2, एक मैंने लगाया और एक रिएक्शन का लगा। ये चीज हमको हर बार सोचनी है, हर बार सोचनी है। जैसे ये एक गोला है, यहां से एक इंसेक्ट ऐसे ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है और यहां पर चढ़ के रुक जाता है। जब ये इसके ऊपर जाएगा तो फिसल जाएगा। यहां से ऊपर कैसे चला गया? फ्रिक्शन के कारण यहां तक पहुंचा, फिर वो रुक गया, अब और ऊपर नहीं जा सकता, खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो हम इसके फोर्स बनाने शुरू किए। फोर्स हमने बनाने शुरू किए तो ये एक फोर्स नीचे लगता है इसका। कौन सा फोर्स होता है? एनर्जी। ठीक है। अब ये एक सरफेस पर है, ये सरफेस पे, अगर ये सरफेस है, यहां इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट इस सरफेस को ऐसे दबाएगा। ये अगर mg है, ये थीटा है, तो ये mg cos थीटा इसका एक कंपोनेंट बना। ये mg cos थीटा से इस सरफेस को इधर दबाएगा, लेकिन ये सरफेस के अंदर तो जाता नहीं। क्यों नहीं जाएगा? अगर ये फोर्स इधर लग रहा है, नहीं जा रहा है, तो जरूर क्या होगा? कोई ना कोई अपोजिट रिएक्शन। ये हम अपने मन से सोचते और हम क्या बोलते हैं कि ये जो सरफेस है, थर्ड लॉ से इस पर फोर्स लगाया, इसमें इधर फोर्स लगाया कितना? mg cos थीटा। तो ये भी क्या करेगा? इस पर रिएक्शन कर देगा इधर। ये कितना? mg cos थीटा रिएक्शन। ये दोनों इक्वल हो गए तो ये बॉडी न इधर जाएगी न इधर जाएगी, ये इक्वल हो गया। ठीक है। फिर इस mg का दूसरा कंपोनेंट ये बना, ये वाला कंपोनेंट कितना होता है? mg sin थीटा। ये इधर काम करता है। ये इधर अगर इसको खींचेगा तो ये फिसलते फिसलते नीचे आ जाएगा। तो फिसलाने का काम कौन करता है? mg sin थीटा। और ये फिसल नहीं रहा। तो हमने क्या सोचना? पहले स्टेप में हमने ये सोचना कि ये नहीं फिसल रहा, जरूर इस पर कोई इक्वल अपोजिट फोर्स काम करेगा। पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। फिर अगली चीज ढूंढो उसको कौन है। तो उसके लिए हमारा नॉलेज ये कहता है कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनाया। किधर बनाएंगे? इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ? mg sin थीटा। कैसे पता लगा? क्योंकि बॉडी चलती नहीं, अदरवाइज इसको इधर नेट फोर्स से कितने से चलना चाहिए था? mg sin थीटा से। अगर नहीं चल रही है तो जरूरी बात है कि जो इसको रोकने वाला फोर्स है वो भी कितना ताकत वाला होना चाहिए? mg sin थीटा, ना कम ना ज्यादा। अगर वो कम होगा तो क्या होगा? ये इधर चल पड़ेगा। अगर वो ज्यादा होगा तो इधर चल पड़ेगा। और ये तो खड़ा है, मतलब ये फ्रिक्शन किसके बराबर? mg sin थीटा। तो हम अपना उठा के वो इक्वेशन लिख देते हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। इस तरह से हम एक के बाद एक इक्वेशन बनाते चले जाते हैं। ये जब हम फोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये चीज आएगी। तो इसमें रिएक्शन कहां से आएगा? सब बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि हमको न्यूमेरिकल रखना पड़ता है। कभी बीच में रिएक्शन आ जाता है, कहीं से कुछ आ जाता है, तो हम सिचुएशन को रख लेते हैं। ऐसा मत करें। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई बॉडी एट रेस्ट है तो उस पर हमको नेट फोर्स 0 करना है। कोई बताएगा नहीं, वो क्या बताएंगे? एट रेस्ट। हम क्या सोच रहे हैं? नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 में हमको किसी ने बता दिया एक फोर्स इधर काम कर रहा है, हम अपने आप क्या सोच लेंगे? दूसरा फोर्स इधर काम कर रहा है। ये हमने सोचना, ठीक है। तभी नेट फोर्स क्या होगा? 0। अब इस दूसरे फोर्स को हम ढूंढते हैं, सबने नहीं दिया तो हमारे पास एक चीज है, क्या? थर्ड लॉ। जरूर ये किसी ना किसी एक्शन का रिएक्शन। तो हमने क्या बोला? ये फोर्स क्या है? एक्शन। कौन है सामने जो रिएक्ट करेगा? तो सामने एक सरफेस है, तो सरफेस क्या करेगी? रिएक्ट। अपने मन से रिएक्शन बनाइए। ये चीज आपको सीखनी है, रिएक्शन बनाना। समझ में आया? आगे से हमेशा हम फोर्सेस के क्वेश्चन में रिएक्शन बनाया करेंगे, ठीक है।
अब अगर हम रिएक्शन नहीं बना पाए तो क्या होगा? उस फोर्स का क्या होगा? उस फोर्स के कारण उस बॉडी का क्या होगा? चलिए ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये बॉक्स रखा है, इसको ये एमजी फोर्स लगता है, इस एमजी के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, दिस इज एमजी cos थीटा, दिस इज एमजी sin थीटा। ये एमजी cos थीटा इसको दबाता है और ये इसको ऊपर दबाता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। एमजी sin थीटा इसको नीचे लाना चाहता है, लेकिन इसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं। क्यों? कोई इधर सरफेस ही नहीं तो इसको इधर पकड़ के रखे, इधर पकड़ के रखे, ये इधर फोर्स लगता है, कोई सरफेस नहीं है। अब क्या होगा? तो आंसर है चल पड़ेगा। जब कोई रोकने वाला नहीं है तो ये नेट फोर्स बना और उस नेट फोर्स से ये नीचे चल पड़ा और इसमें एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स कितना होता है? m into a। तो ये ma किसके बराबर होता है? mg। ओके, तो ये चीजें आपको एड्रेस्ड है। थर्ड लॉ लगाना सीखिए, रिएक्शन अपोजिट टू एक्शन अपोजिट टू रिएक्शन इन डिफरेंट